आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं। ना जाने कितनी देर से शादी के बाद वो सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी उम्र 25 साल की थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए। और मेरी आज शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का एक बस छोटा सा फंक्शन रखा गया था। रंग बिरंगी लाइट से घर को सजाया गया था ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफी सालों पहले ही देहांत हो चुका था और मेरी मौसी अकेले ही थी और मैं भी अकेला ही था। इसलिए मौसी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मौसी मेरी माँ की सहेली थी और उन दोनों में बहनों की तरह ही प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेल और पढ़कर बड़ी हुई थी और एक साथ उनको मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी माँ की ये सहेली मुझसे बहुत ही प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी जैसी ही लगती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी ये घर की जरूरत थी और मौसी के सहारे की जरूरत थी। इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया था। मैं पिछले 2 साल से उनके घर में रह रहा था। यहाँ पर मौसी और उनकी छोटी सी भतीजी रहती थी। 2 साल पहले मौसी की भतीजी, जिसे वो बेटी ही कहती थी, उसकी उम्र 13 साल की थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था। लेकिन वही 13 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो मौसी ने इस घर में मेरे नाम पे रखा था और मैं 2 साल से इसी कमरे में ही रहता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी माँ की सहेली की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वह अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वह भी घर वापस चले गए थे। लेकिन मैं कसम में था, कमरे में जाऊं या नहीं जाऊं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं एक 15 साल की लड़की के साथ पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए भी बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ कैसे रहूंगा, क्योंकि वह जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र की थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी मौसी से कहने पर यह शादी की थी। हाँ, अगर रागनी थोड़ी सी और बड़ी होती, वह 15 की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर मैं शादी से बहुत ही खुश हो जाता, क्योंकि वह बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने का कोई भी ऐतराज ना होता। मुझे ऐतराज सिर्फ और सिर्फ रागनी के कम उम्र होने पर ही था। ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मौसी ने कुछ इस तरह से ब्लैकमेल किया था कि मैं इनकार ही नहीं कर सका। मैं तो मौसी से ये कह दिया था कि मैं अभी रागनी के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर देना, जब वह बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे, उसके बाद आप विदाई कर देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मौसी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई आज ही करनी है। मुझे विदाई करने वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक घर से दूसरे घर रागनी को विदा होकर जाना था। विदाई के पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी रिश्ते में बन जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं, वह शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। वो रागनी अभी बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद। क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनी जुर्म समझता था और ये वाकई कानूनी जुर्म ही था। इसलिए खामोशी से मौसी ने मेरी शादी करवा दी थी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत ही सख्त हो चुका था। इस शादी को लेकर मैं काफी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से खराब हो सकता था। यही सब सोचकर उदास होकर मैं सोफे पर बैठा हुआ था। तभी मेरी मौसी कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा, तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि मौसी को क्या जवाब दूं। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता।
ये कहकर मैं मौसी से नजरें चुरा लिया। अगर वो बकई दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने से कोई भी ऐतराज नहीं था, लेकिन वह तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपने दुल्हन के पास जाना ही होगा। मैं बड़े ही अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से तुम मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। मौसी की बात पे मैं हैरान हो गया। यह धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई? मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहां से उठकर और रागनी के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजा खोला तो देखा रागनी पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी थी। मुझे ना जाने क्यों रागनी को देखकर बहुत ही दुख हुआ था। वह छोटी सी बच्ची थी और मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती, मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा ही नहीं था। मैंने उससे कोई भी बात नहीं की थी। वह इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न के शब्दों को बयान नहीं कर सकता। उसकी उम्र 15 साल की थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वह अपनी उम्र से बड़ी ही लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वह इतनी बड़ी तो नहीं थी, ना वो छोटी ही थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा। तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखी और फिर थोड़े ही समय के बाद बोली, आप सोफे पर ना सोए, सोफा तो बहुत ही छोटा है, आपको परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वह छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों के जैसी ही की थी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन वह खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई भी डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की जरूरत थी। मैंने तकिया वापस किया और अपनी जगह रख दिया और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि रागनी अभी तक बैठी हुई है। वह मेरा इंतजार में बैठी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वह मेरी बात पे नाराज हुई थी। हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश होना चाहिए था। मेरे हिसाब से उस रिश्ते के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, इतनी छोटी सी थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद वो दूसरे रूम में चली गई थी। उसके बाद उसने कपड़े बदल लिए थे और मेरे बराबर आकर लेट गई थी। मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वह बार बार सड़क कर नींद में मेरी तरफ आ जा रही थी। मैं बार बार उसे उसकी जगह पर आराम से ढकेल देता था, लेकिन वह फिर से सड़क कर मेरे करीब आ जाती थी। वह शायद नींद में थी, या उसको ज्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वह तो नींद में ये हरकतें कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसके ये हरकतें मेरे जज्बात को भी जगा रहे थे। एक बार तो वह इतनी करीब आ गई थी कि मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचा गया था। मेरी सांसें इतनी तेज हो गई थी। मेरे सामने मेरी पत्नी थी और मेरा उस पर पूरा हक भी था, पर मैं छोटी बच्ची समझकर मैं उसे दूर ही रहा था। इसलिए मैंने रागनी को खुद से अलग किया था और दूसरी तरफ करवट बदल लिया। सारी रात मैं बेचैन ही था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत ही देर से खुली थी। मैंने देखा कि रागनी अभी तक सो रही थी और मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर के लिए निकल गया था। और सारा दिन बेचैन ही रहा कि मैं नौकरी की तलाश में था, मुझे जल्द से जल्द कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि रागनी को लेकर ना जाने कैसे इसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा मैं रागनी की माँ से बोलूँगा कि हमारा अलग अलग कमरा कर दे जब तक कि ये 18 साल की नहीं होगी। रागनी एक ऊंचे कद की लड़की थी और बेहद ही खूबसूरत थी। वह 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, वही 17 साल की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि जैसे किसी गुड़िया की तरह लगती थी। मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था।
मैं ज़्यादा रागनी से बात भी नहीं किया करता था। 2 साल मैं इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही ना हो। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए घर आता था, या फिर मौसी कोई काम कह देती तब उनके लिए सौदा वगैरह ले आता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिली थी, लेकिन कुछ न कुछ काम जरूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मौसी के घर मेरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन मौसी ने मुझे एक ऐसी जिद कर दी, मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मौसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं चाहती कि तुम मेरी भतीजे से शादी कर लो। मौसी की ये बात सुनकर मैं हैरत से झुक गया था, क्योंकि उनकी बेटी रागनी सिर्फ 15 साल की ही थी और मैं छोटी सी बच्ची के शादी कैसे कर सकता था। मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी और वह पूरे 10 साल की छोटी थी। लेकिन मौसी ने तो जैसे उनको बहुत ही बड़ी समस्या बना लिया था। वह रोना शुरू कर दी थी और काफी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पे ब्लैकमेल भी कर रही थी। मुझे बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 2 साल से मौसी के घर पर ही खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत भी मिली हुई थी। यहाँ किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी। मौसी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था। वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था और मेरी मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था। मुझे कभी निकम्मा होने का ताना भी नहीं दिया था। मौसी के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकता था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मौसी का दिल टूट जाता। वैसे वो अभी इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें अभी ही इस सदमे के लिए मना किया था और अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकता था। बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए बात को मान लिया, लेकिन मौसी की बात सुनकर मेरे तो सर पर धमाका हुआ था। मैंने कहा, ऐसी कौन सी मुसीबत आई है कि जल्दी विदाई हो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। तो मौसी ने कहा कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि कब मैं जिंदा रहूं और तुम अभी जवान लड़के हो, कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह अपने रहने लग जाओ। मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी। बहुत सोचने के बाद मैं रागनी से शादी के लिए हामी भर ली थी और फिर विदाई के लिए भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल रहने का भी कोई जगह नहीं था। जितने पैसे जमा कर चुका था वह घर लेने के लिए काफी नहीं थे और घर में अगर ले भी लेता फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने रागनी से शादी में ही भलाई समझी और इसी को अपनी किस्मत समझ लिया था। कुछ दिन मेरी शादी इसी तरह से गुजर रही थी और मैं रागनी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन रागनी की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता कर रही थी। वह इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मुझे समझ आ रहा था। मैंने महसूस किया था कि वो बहाने बहाने वो मेरे करीब होने की कोशिश करती थी। फिर मुझे लगा कि ये शायद मौसी की पढ़ाई हुई होगी। उन्होंने ही रागनी को ये समझाया होगा कि किसी तरह मुझे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही रागनी उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे मौसी की इस सोच पर अफसोस सा हो रहा था। उन्हें अपने बच्चों की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उनका फ्यूचर ही सुरक्षित करना था। लेकिन कुछ समय के बाद ये ख्याल भी गलत साबित हो गया। वह मेरे करीब आ जाती थी और अच्छे से तैयार होकर वह मुझे अपने तरफ खींचने की कोशिश करती थी। वह अभी सिर्फ 10th क्लास में ही थी। जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता तो उसे बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल करता था। लेकिन एक दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने खुद ही मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे रागनी की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया था तो वह रोने लग गई और बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं। मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा गुस्सा मारे पूरा हाल था। मैंने उसे बहुत ही ज्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया था। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा था और ये 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर ही रहा था।
मैं दिमागी तौर पे बहुत ही ज़्यादा परेशान था। अब मुझे किसी तरह से दुबई काम करने के लिए जाना ही चाहिए। ये सोचकर मैं दुबई जाने के लिए पासवर्ड भी बनवा लिया और टिकट भी करवाने के लिए अपने दोस्त को कह दिया था। घर वापस आया तो रागनी बहुत ही परेशान थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़ के जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं मौसी से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर काम के लिए तलाश में गया था। मुझे रागनी भी चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस सा लगने लगा था। मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वह बच्ची है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए था। तो मैं रागनी को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी और कहने लगी, प्लीज कमरे से बाहर मत जाइए। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्मिंदा हुआ था। मैं गहरी सांस भरा और उठकर रागनी के पास आ गया और उसे बेड पे बैठा दिया और कहा, मैं गुस्से में तुमसे बहुत ही कुछ गलत बोल गया था। अभी वो कहने लगी, मैं आपको बहुत ही बुरी लगती हूँ। मम्मी के मजबूर करने पर आपने मुझसे शादी की है। मैंने कहा तुम बहुत ही कम उम्र की हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मेरी जरा सी नमी पाकर वो रोने लगी और मेरे गले से लिपट गई थी। मैं चाहकर भी फिर उसे खुद से पीछे नहीं कर पाया था। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर उसे मेरी बात समझ आएगी, लेकिन वह तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर गहरी सोच में डूब गई थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए थे और मुझे रागनी में कुछ बदलाव सा महसूस होने लगा था। रागनी का पेट फूलने लगा था। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी थी। मौसी भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी रह रही थी। काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मौसी से रागनी के बारे में कहा था कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मौसी कहने लगी, इसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। एक दिन अचानक मौसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब उन्हें अस्पताल लेकर गया, वह दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा रागनी के लिए बहुत ही बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया था कि उसका पेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लगा था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे तो होश ही उड़ गए। डॉक्टर कहने लगे, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उस बच्ची समझकर उसके पास ही नहीं जाता था। वह कम उम्र में ही ये सब कर गई थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मौसी की जल्दीबाजी अब मुझे समझ आई थी। रागनी मेरे करीब आना मैं बहुत ही हैरान हो गया था। इतनी सी कम उम्र में रागनी ये सब कैसे कर सकती है। डॉक्टर कहने लगे, आपकी पत्नी बहुत ही कम उम्र की है, उसका बहुत ख्याल रखें, वरना डिलीवरी में बहुत ही मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो रागनी को कमरे में ले आया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मौसी को मैं ही मिला था तुम्हारा ये पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरा कोई दोस्त नहीं है। पर मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और गुस्से से घर से बाहर निकल गया और अपने दोस्त के घर चला गया। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने मेरे हाथों में दुबई जाने के पासपोर्ट और टिकट भी थमा दिए थे। उसे देखकर मुझे याद आया था कि मुझे दुबई भी जाना है। मैं गुस्से में ही था और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अब दुबई चला जाऊंगा, क्योंकि मैं रागनी के लिए किए गए धोखे की वजह से अब मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता था। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया था कि वह एकदम अकेली लड़की है जो माँ बनने वाली थी। मैं उस समय बस गुस्से में ही था और गुस्से में ये फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीने बाद मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे रागनी का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद वो गलत किया था और मुझे ये एहसास मुझे चैन से नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता था। रागनी का ख्याल मुझे हमेशा ही करता था और यूं ही वक्त गुजर रहा था। 2 साल बीत गए और 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल पहले जब मैं दुबई गया था तो उस समय कंपनी के मालिक ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, इसलिए मैं वापस इंडिया नहीं आ पाया
और मैं रागनी से भी नहीं मिल पाया था। मुझे बस उसकी याद सताती थी। जब मैं वापस इंडिया आया तो रागनी को सामने देखकर हैरान हो गया। वह बिल्कुल बीमार सी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर दौड़कर उसके पास गया और रोते हुए कहा, तुम्हारी ये हालत कैसी? तब उसने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। वो अपनी आप बीती सुनाए जा रही थी और मैं बस उसे सुना जा रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पे दुख के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन का पैसा जमा था, मैं उससे ही घर का खर्चा चला रही थी। लेकिन जिंदगी जीने का कोई भी मन नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांग रही थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था। लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो जबरदस्ती किया गया था। मैंने रागनी से कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को सजा क्यों नहीं दिलवाया? तो रागनी ने कहा, वो आदमी मेरे साथ गलत कर इस शहर से भाग चुका था और माँ ने समाज के डर से मुझे चुप रहने के लिए कह दिया था और आपसे कभी भी ये सच्चाई नहीं बताई। मैं उसे गोद में उठाकर जल्दी से अस्पताल ले गया। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। ये सुनकर मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और यहीं पर उसका इलाज करवाया। पूरा 1 साल लगा था उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया था वह गुस्से में कदम उठाया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रागनी का दिल वाकई बहुत ही बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। उस दिन मैंने रागनी को सच्चे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।